पंजाब में आप सरकार ने जीता विश्वास मत। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 93 वोट, विपक्ष में सिर्फ 1। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी ने नहीं लिया मतदान में हिस्सा। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में सुधार नहीं, मेदांता के सीसीयू में कराया गया एडमिट। पीएम मोदी और सोनिया गांधी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 के लिए नोबेल प्राइज का हुआ ऐलान। स्वीडन के स्वांते पाबो को मेडिसिन का नोबेल, मानव विकास से संबंधित खोज के लिए मिला अवार्ड। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 638 अंकों की गिरावट के साथ 56,789 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 207 अंकों की गिरावट के साथ 16,887 अंक पर हुआ बंद। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में 21 दिन बिताने वाली है। ये यात्रा कर्नाटक के 7 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक चरण काफी अहम है। आज यात्रा का 26वां दिन है। राहुल गांधी कर्नाटक में 511 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले साल चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस यात्रा से जबरदस्त फायदा मिल सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंच गई हैं। सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च में शामिल होंगी। सोनिया गांधी आज कुर्ग पहुंचने के बाद 2 दिन आराम करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ रहेंगे। फिर दोनों नेता 6 अक्टूबर को एक साथ भारत जोड़ो यात्रा पर आगे निकलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दशहरे के कारण 4 और 5 अक्टूबर को यात्रा को विश्राम दिया जाएगा और फिर 6 अक्टूबर की सुबह यात्रा प्रारंभ होगी। लंबे समय बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्वास्थ्य कारणों के चलते वो पिछले कुछ चुनावों में प्रचार भी नहीं कर सकी हैं। राहुल गांधी ने आज अपनी यात्रा के 26वें दिन मैसूर में मस्जिद-ए-आजम, सेंट फिलोमेना चर्च और सतूर मठ पहुंचे और तीनों धर्मों के प्रमुखों से आशीर्वाद लिया। इस बीच सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आज मैसूर पहुंच गयीं। सतूर मठ में राहुल गांधी ने श्री शिवरात्रि देशी केंद्र स्वामी जी से मुलाकात की। मैसूर में धर्म स्थलों के दौरे के वक्त राहुल गांधी के साथ कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इनमें पूर्व सीएम सिद्धरामैया, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार शामिल थे। आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि बीजेपी शासित कर्नाटक में पिछले 3 दिनों में इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिला है। इससे साबित होता है कि ये ऐतिहासिक यात्रा है और लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती थी, लेकिन इस दिन हिंदू महासभा की एक करतूत के चलते पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। मौका पश्चिम बंगाल में मनाए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव का है। यहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दुर्गा पूजा पंडाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्रण असुरों के रूप में किया गया। देवी दुर्गा ने महिषासुर सहित जिन 3 असुरों का संहार किया था, उनकी मूर्ति को लगाया गया था और 3 असुरों में से एक मूर्ति राष्ट्रपिता की थी। जैसे ही लोगों की नजर इस मूर्ति पर पड़ी, हंगामा मच गया। महात्मा गांधी के गलत चित्रण को लेकर हिंदू महासभा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना की निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ये राष्ट्रपिता का अपमान है, ये देश के प्रत्येक नागरिक का अपमान है। इस तरह के अपमान के बारे में भाजपा क्या कहेगी? हम जानते हैं कि गांधी जी की जान किस वैचारिक खेमे के लोगों ने ली थी। हिंदू महासभा के नाम पर टीएमसी ने बीजेपी को घेर लिया। मामला हाथ से निकलता देख बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, अगर ऐसा कदम उठाया गया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये असभ्य और अपमानजनक है। आपको बता दें कि आज सुबह इस मूर्ति में बदलाव कर दिए गए और महात्मा गांधी से मिलती जुलती मूर्त को हटा दिया गया। लेकिन इस घटना से साफ है कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश हो रही है और इसी सद्भाव को बनाने के लिए कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर? इस सवाल का जवाब 19 अक्टूबर को सबके सामने होगा। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी 2 उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी ने थरूर और खड़गे के दावे को दंगल बता दिया, लेकिन अब शशि थरूर ने बड़ा बयान देकर बीजेपी की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि दोनों को एक दूसरे से नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ना है।
शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं खड़गे जी से सहमत हूं कि कांग्रेस में सभी लोगों को एक दूसरे की बजाय बीजेपी से मुकाबला करना चाहिए। हमारे बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। 17 अक्टूबर को होने वाला चुनाव हमारे मतदान सहयोगियों की इस बात पर निर्भर है कि कैसे वे इसे सबसे प्रभावी ढंग से संपन्न करते हैं। अपने बयान में थरूर ने G23 के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि G23 कुछ नहीं है, बल्कि ये मीडिया के द्वारा सृजन किया गया शब्द है। इससे किसी कांग्रेसी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ बातें बेवजह फैलाई जाती हैं। थरूर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कहा जा रहा है कि G23 के नेता होने की वजह से उन्हें पार्टी के ज्यादातर नेताओं का समर्थन हासिल नहीं होगा। लेकिन अब थरूर भी एकता की बात कहने लगे हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस की कला धीरे धीरे शांत होने लगी है। नेताओं के बदले बयान का फायदा पार्टी को चुनाव के समय मिल सकता है। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव के बाद पार्टी का भविष्य किस ओर जाएगा। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 6 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें बिहार की 2, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा की 1-1 सीट शामिल है। बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मनुगोड़, उत्तर प्रदेश की गोला गोकरणनाथ और उड़ीसा की धामनगर सुरक्षित सीट पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव का शेड्यूल इस प्रकार है। अधिसूचना जारी होने की तारीख 7 अक्टूबर 2022 है। नामांकन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 2022 है। नामांकन की जांच 15 अक्टूबर 2022 को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर 2022 और मतदान 3 नवंबर 2022 को होगा, जबकि मतगणना 6 नवंबर 2022 को होगी। चुनाव संपन्न कराने की आखिरी तारीख 8 नवंबर 2022 है। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी के अनंत सिंह चुनाव जीते थे, पर एक मामले में कोर्ट से सजा होने के चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। कुलदीप ने बाद में कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। बाकी सीटों पर चुनाव जीते जनप्रतिनिधियों की समय से पहले जान चली जाने के चलते उपचुनाव कराया जा रहा है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 7 नवंबर से इस सीट पर नामांकन करने का काम शुरू हो जाएगा। यानी 4 दिन बाद ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ये सीट उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट दोनों की किस्मत भी तय कर देगी, क्योंकि चुनाव आयोग को उपचुनाव से पहले ये फैसला करना होगा कि असली शिवसेना किसके पास है और जिस गुट को उपचुनाव में जीत मिलेगी उसे दूसरे गुट पर बढ़त भी मिल जाएगी। दरअसल अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट शिवसेना का गढ़ माना जाता है। 2014 में जब शिवसेना से अलग होकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी ये सीट शिवसेना ने जीती थी। 2019 में भी शिवसेना के रमेश लाटके ने जीत हासिल की थी। विधानसभा में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनकी जान चली गई, जिस कारण से अंधेरी ईस्ट सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। अंधेरी ईस्ट जिस मुंबई उत्तर पश्चिमी संसदीय सीट के अंतर्गत आती है, उस पर भी शिवसेना का कब्जा है। शिवसेना के गजानन कार्तिकर यहाँ से सांसद हैं। ऐसे में साफ है कि शिंदे और ठाकरे दोनों ही गुट अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट से अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। दोनों ही शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी दावा करेंगे। ऐसे में चुनाव आयोग को सबसे पहले दोनों के दावों पर फैसला करना होगा। जिससे शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसका पक्ष मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही इस सीट का चुनाव परिणाम शिंदे और उद्धव दोनों की किस्मत को भी तय कर देगा। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिंदे ने सत्ता तो ले ली, लेकिन जनता का भरोसा भी मिला है, ये उन्हें चुनाव में साबित करना होगा। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अगर उपचुनाव में हार मिली तो उनके लिए आगे का राजनीतिक रास्ता बेहद मुश्किल भरा हो जाएगा। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट पर शिंदे गुट का समर्थन करेगी, तो दूसरी ओर एमवीए से ठाकरे गुट का उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस खेमे में सक्रियता बढ़ती जा रही है। यात्रा इस समय कर्नाटक में है। 4 और 5 अक्टूबर को दशहरा के चलते विश्राम का फैसला लिया गया है। कर्नाटक में यात्रा की तैयारियों का जिम्मा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के जिम्मे है। वो अपने काम में लगे हुए हैं, तो उनका काम खराब करने के लिए ईडी ने उन्हें बुला लिया है। ईडी की ओर से डीके शिवकुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश दोनों को ही समन भेजा गया है। दोनों भाइयों को 7 अक्टूबर को ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। ईडी की ओर से ये समन यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आर्थिक मदद करने के नाम पर दिया गया है।
शिव कुमार को पहले भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने जवाब देते हुए मीडिया से कहा था कि मैं ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी जिम्मेदारी उन्हें पूरी करनी है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों की राहत दी जाए। भारत जोड़ो यात्रा करीब 3 हफ्तों तक कर्नाटक में रहेगी। ऐसे में शिव कुमार की मांग थी कि उन्हें दीपावली के बाद तक का समय दिया जाए, लेकिन ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मांग को नामंजूर कर दिया और उन्हें नया समन भेज दिया। यानी अब डीके शिव कुमार को यात्रा बीच में छोड़कर ईडी के सामने पेश होना होगा, और अगर शिव कुमार ईडी कार्यालय में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। दूसरी ओर ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। वैसे राहुल गांधी तो पहले ही दावा कर चुके हैं कि यात्रा की सफलता के बाद जल्द ही इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री हो सकती है। कांग्रेस नेता दावा तो यहां तक कर रहे हैं कि ईडी एक बार फिर राहुल गांधी को भी समन कर सकती है, जिस कारण से कांग्रेस की यात्रा को असफल बनाया जा सके। लेकिन कांग्रेस किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है और न ही किसी के रोके रुकेगी। मोदी ने जब प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो कहा था कि हम देश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलेंगे, लेकिन 8 साल गुजरने के बाद भी ना तो भारत की तकदीर बदली है, ना ही तस्वीर। लेकिन संसद भवन से लेकर पीएम आवास की सूरत जरूर बदलने वाली है। मोदी सरकार जनता की स्थिति को सुधारने के लिए पैसा बहाए या नहीं बहाए, लेकिन वो अपने आराम के लिए जरूर जनता की कमाई को खर्च कर रही है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसका विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार नई नई योजना तैयार कर रही है। इसी प्रोजेक्ट के तहत नए प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में बोलियां दी जाने वाली ये 6ठी परियोजना है। CPWD ने निर्माण और 5 सालों के लिए रखरखाव की लागत के साथ इस कार्य में 360 करोड़ का अनुमान लगाया है। नया प्रधानमंत्री आवास ग्राउंड प्लस 1 मंजिला भवन होगा। इसी में प्रधानमंत्री का गृह कार्यालय, गेस्ट हाउस, SPG कार्यालय, सहायक स्टाफ क्वार्टर, CPWD कार्यालय और सेवा सदन और एक बेसमेंट पार्किंग स्थल आदि शामिल होंगे। पीएम के नए आवास में 2 ब्लॉक A और B होंगे, जो DRDO कॉम्प्लेक्स के सामने दारा शिकोहा रोड पर स्थित होंगे। केंद्रीय आवास और शहरी विभाग के अधिकारी के अनुसार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने किया था। संसद भवन का काम नवंबर तक पूरा होने की संभावना है। अब पीएम मोदी का प्रोजेक्ट तो जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जनता का भला कब होगा, कब उसे महंगाई से राहत मिलेगी। तो खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।